In this topic, we will cover the magnetic effects of the current, right? So basically, हमने क्या क्या topics करने हैं, वो let's have a look at that. So we will cover the Oersted experiment, force on the charged particle due to the magnetic field. Then we will calculate the force due to the electric field also, right? So motion of the charged particles in the magnetic field, how the charged particles move in the magnetic field, then what is the magnetic field due to the current carrying wire or current carrying elements. So that is given by the Biot-Savart law और कुछ उसकी हम applications भी करेंगे. Then we will talk about the solenoids and Ampere circuital law. That is solenoid में जो magnetic field हम calculate करते हैं, this is the application of the Ampere circuital law. Then what is the torque acting on a current carrying wire loop when it is placed in the magnetic field, और उसकी applications जो हैं they are galvanometer, voltmeter and the ammeter, right? So सबसे पहले हम देखते हैं कि what are the sources of the magnetic field. देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक magnet. Everybody knows कि एक magnet है, उसके चारों तरफ जो space है उस space में उस magnet का effect रहता है. That is the effect in which the space in which the effect of the magnet can be felt, that is a magnetic field, right? एक तो हो गया natural occurring magnets हो गए. दूसरा क्या है, causes क्या है, that is Oersted experiment ने क्या शो किया था, उसने ये शो किया कि yes, there is a source of the magnetic field is current carrying wire. So if there is a current, there will be a magnetic field. So in that experiment what he did, he took a magnetic compass. उसने एक magnetic compass रखी. magnetic compass क्या है? magnetic compass एक बहुत thin wafer of magnet है. एक तरह का magnet ही है लेकिन बहुत just wafer है, slice है, पतला सा, और it can rotate in the it can rotate freely in the horizontal circle. इस तरह जैसे वो north south दिखा की direction बताता है, because it align itself to according to the Earth's magnetic field, right? So उस एक्सपेरिमेंट ने उसने क्या किया, एक वायर के नीचे, वायर को एक बैटरी से कनेक्ट किया, एक स्विच किया, उस मैग्नेट के नीचे उस वायर के नीचे एक मैग्नेटिक कंपास रख दी. जब उसने स्विच ऑन किया, ठीक है, इनिशियली उस मैग्नेट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी, कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी, लेकिन जब स्विच ऑन किया तो उसने एक डिफ्लेक्शन नोट की, मैग्नेटिक कंपास में एक डिफ्लेक्शन नोट की. सो देखिए मैग्नेटिक कंपास क्या है, मैग्नेटिक कंपास एक तरह की मैग्नेट है, वो तभी डिफ्लेक्ट करेगा इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड. इफ देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इट विल नॉट डिफ्लेक्ट, राइट? सो इसका मतलब वो उसने कहा कि जब करंट वायर में करंट फ्लो किया तो उस करंट की वजह से उस करंट के चारों तरफ, वायर की चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हुई. So that was basically the idea कि उसने ये शो किया if there is a current then there will be a magnetic field. अगर उस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन ना होती तो हम कह सकते थे कि there is the current की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो. उसको अपने एक्सपेरिमेंट के एलैबोरेट करने के लिए और क्या किया, जस्ट जो बैटरी थी जस्ट उसको रिवर्स कर दिया. बैटरी रिवर्स करने से क्या हुआ कि करंट की डायरेक्शन चेंज होगी. जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो मैग्नेटिक कंपास की जो डिफ्लेक्शन थी वो पहले से ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई. दैट मीन्स उसने ये कंफर्म कर दिया कि इफ देयर इज अ करंट, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक तरफ होगी. दूसरा, जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स की, जस्ट उसने क्रॉस चेक किया कि वाकई उसकी वजह से ही डिफ्लेक्शन हुई थी, करंट की वजह से ही डिफ्लेक्शन हुई थी, उसने जस्ट क्रॉस चेक किया, डायरेक्शन रिवर्स की, फिर उसने देखा कि मैग्नेटिक कंपास फिर डिफ्लेक्ट की. दैट मीन्स देन it showed कि yes, the reason of the magnetic field is a current carrying wire. So that was the basic experiment जिससे हमें पता चलता है कि एक magnetic field क्यों होता है. This is because of the current carrying wire, right? So ये था एक basic experiment. उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ द चार्ज. दिस इज अ स्पेस अराउंड द चार्ज in which its influence can be felt. That is the electric field.
सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है. सो देयर द स्पेस अराउंड द करंट और स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग वायर और ए मैग्नेट, देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, राइट. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह हमने पढ़ा, इट कैन बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है. हम सिंपल एक लेते हैं कि इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से हमने एक स्पेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया कि इट्स द इन्फ्लुएंस of the magnet, है ना. तो it will have certain direction, it will have certain magnitude. So magnetic field is a vector quantity. Now, so we will say this is a force on the charged particle in a uniform magnetic or in a magnetic field. Initially first case क्या observe किया कि हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया जिसका मास m था एंड q था. सो इनिशियली हमने चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर कर दिया. सो व्हेन द चार्ज पार्टिकल वाज एट रेस्ट, चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट. सो व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? सो इट रिमेन एट रेस्ट. दैट मीन्स उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हुई. सो ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन इज द चार्ज पार्टिकल रिमेन्ड एट रेस्ट और देयर वाज नो फोर्स acting, no force acting on the charge particle. So we will say the force is zero. This was the observation. Now फिर क्या हुआ कि उसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा उसी डायरेक्शन में v velocity से थ्रो किया. So in this case what we have observed, there is no force again. So when the charged particle was in motion, so velocity was parallel to the magnetic field. So velocity of the charged particle is parallel to the magnetic field. Again क्या observe किया? This is again the force was zero, right? Now then चार्ज पार्टिकल को एक किसी और डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया. सो इट वाज मेकिंग सर्टेन एंगल थीटा, राइट. सो लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है, टुवर्ड्स राइट साइड. और चार्ज पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया, चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया हमने इस साइड. चार्ज पार्टिकल को हमने इस साइड प्रोजेक्ट किया. दैट मीन्स दोनों में एंगल कितना आ गया? सो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में है, सो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में है, चार्ज पार्टिकल इस साइड में जा रहा था. तो ये जो एंगल आ गया, दैट मीन्स ये जो एंगल आ गया, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड, राइट. सो इन दैट सिचुएशन व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड? इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इट एक्सपीरियंस्ड द फोर्स which is perpendicular to the velocity as well as to the magnetic field. So it was observed that force was perpendicular to the magnetic field and the velocity vector, दोनों के perpendicular. So जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता गया, ये फोर्स की वैल्यू बढ़ती गई. So when the angle was 90 degree, the force was maximum. The force was, so here we will say force is perpendicular to velocity and the magnetic field. So then this force become maximum. So this was the magnetic field and this was the force or velocity of the positive charge particle. So जैसे एंगल हमने एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ, जो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हुई. जैसे ये एंगल 90 डिग्री से बढ़ गया, 90 डिग्री से बढ़ गया, दैट इज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो जो फोर्स था उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कम होनी शुरू हुई, राइट. सो अगेन व्हाट वाज ऑब्जर्व, व्हेन द एंगल बिटवीन
the magnetic field and the velocity. So this is the magnetic field and this is the velocity. So again, when the angle become 180 degree, force was zero. That means अगर charge particle magnetic field इस तरफ है, charge particle opposite direction में project किया, then again the force was zero. Right? So इसी चीज को हम अगर इक्वेशन की फॉर्म लिखते हैं या इसी रिजल्ट्स को हम एक एक कैसे लिखेंगे, देन इट वी विल से द फोर्स, सो द फोर्स is directly proportional to the charge, force is directly proportional to the velocity, force is directly proportional to the magnetic field, force is directly proportional to the साइन ऑफ द एंगल. देखिए साइन ऑफ द एंगल बिटवीन, देखिए एंगल कितना था, थीटा की वैल्यू 0 थी, फोर्स वाज 0, थीटा वाज 90 डिग्री, फोर्स वाज मैक्सिमम. सो जैसे हम देखते हैं, सो दिस वाज 0, फोर्स वाज 0, मैक्सिमम. सो साइन की वैल्यू भी वैसे बढ़ रही है, 0 से साइन 0 है, देन जब 90 डिग्री होता है देन इट वाज मैक्सिमम, सो फोर्स वाज मैक्सिमम. सो इन सभी चीजों को हम एक इक्वेशन में लिखते हैं, तो हम कहते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और F इज इक्वल टू, यहाँ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 है, सो क्यू वी बी साइन थीटा ही लिख सकते हैं. सो दिस वाज द फोर्स exerted by the charge magnetic field on the charge particle, right? So most important thing, जो force is perpendicular to the velocity as well as to the magnetic field. So the direction of force is perpendicular to velocity of the charge particle and the magnetic field. Right? So ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड. ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी इन एंगल कितना आ गया, दैट मीन्स ये चार्ज पर वेलोसिटी इस तरफ है, इस तरफ जा रही है. देन फोर्स इज मैक्सिमम, ये सॉरी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी एज वेल दिस. सो अब देखिए, सो इफ वी से velocity is a vector quantity, magnetic field is also a vector quantity, इन दोनों का रिजल्ट जो आया है which is perpendicular to these two. So in vector form we can write the force on the charge particle is V cross B, because velocity is a vector quantity, magnetic field is vector quantity, और ये हमारे पास sin theta आ गया. So that means this is a cross product and it was ऑब्जर्व की जो फोर्स है इन दोनों के परपेंडिकुलर है, सो वी कैन यूज दिस क्रॉस प्रोडक्ट फॉर दिस रिलेशन, राइट. सो अब देखिए V क्रॉस B. सो अगर हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B, यहाँ A क्रॉस B की बात करते हैं, तब हम कहते हैं A से B की तरफ जा रहे हैं, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स क्या होगा, A क्रॉस B से A टू B जा रहे हैं, तो उनका रिजल्ट क्या होगा, थंब. तो इस यहाँ पे भी हम जो फोर्स की डायरेक्शन है दैट कैन बी रिलेटेड विद दिस राइट हैंड दिस रूल, कर्ल रूल ऐसे. सो उंगलियां किस तरफ जा रही हैं, उंगलियां की कर्लिंग किस तरफ हो रही है, दिस इज फ्रॉम V क्रॉस B, राइट. सो वी कैन रिप्रेजेंट इट दिस इन, अब देखिए ये अंगूठा आ गया, ये ठीक है. सो दिस curling of fingers, है ना. So this is the curling of fingers. So this curling of fingers of the right hand, right, this curling of fingers of the right hand. So ये क्या represent करता है, V cross B, right, and the thumb gives the direction of the force. So we can find the magnetic force due to the magnetic field by this curling of fingers, right hand thumb rule.
ठीक है। दूसरा, हम ये फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी याद रख सकते हैं। व्हाट डज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हम फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब लेफ्ट हैंड का आपस में परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं लाइक दिस, राइट, तो जो फर्स्ट फिंगर है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। सो वेलोसिटी किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। इन दोनों में ये एंगल आ गया। Then the thumb gives the direction of the force on the positive charge particle. अगर negative charge particle होगा तो force की direction नीचे हो जाएगी। So for the positive charge particle, force की direction thumb के direction में होगी। अगर negative charge particle इस direction में move कर रहे हैं तो force की direction opposite to this. So we can find the direction of force by both rules, Fleming's left hand rule और this curling of finger right hand curl rule। इसके से भी हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है चार्ज पार्टिकल उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। सो इस लेफ्ट हैंड रूल क्या होगा? So if we stretch the first finger the second finger या मिडल फिंगर कह सकते हैं, मिडल फिंगर एंड थंब, राइट, थंब perpendicular to each other, perpendicular to each other, then the first finger represents the direction of the magnetic field, direction of magnetic field. The middle finger gives the finger gives the direction of the velocity of the positive charge particle. Then the thumb will give the direction of the force, right? Now so हमारे पास क्या हो गया कि अगर हम थंब रूल बनाए तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट फिंगर, राइट, ये हमारे पास सेकंड फिंगर आ गई, दिस इज हो गया, एंड दिस इज द थंब, है ना, दिस इज द थंब, राइट। सो दिस इज लाइक दिस। सो ये आ गया हमारे पास ये, राइट। सो थंब, the first finger, then this, the second finger. So this represents the direction of the B, direction of B. This gives the direction of B, oh sorry, V, not B, and this gives the direction of the force. So we can find the direction of the force by using Fleming's left hand rule.